आज हम भारतीय समाज की उन 3 बड़ी सच्चाइयों पर बात करेंगे जिनसे हम सब कहीं ना कहीं टकराते हैं। लिंग, धर्म और जाति। और ये सिर्फ समाजशास्त्र या न्यूज़ की बातें नहीं हैं, बल्कि यूपीएससी, पीएससी, रेलवे और एसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के भी बहुत अहम विषय हैं। बिल्कुल। और इन विषयों को समझने के लिए हमने एक बहुत ही दिलचस्प तरीका चुना है। हमारे पास स्रोतों पर आधारित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, यानी एमसीक्यूज। अच्छा। लेकिन हम यहाँ सिर्फ सही गलत का खेल नहीं खेलेंगे। हम हर सवाल को एक दरवाजे की तरह इस्तेमाल करेंगे और उसके पीछे छिपे क्यों और कैसे को मिलकर समझेंगे। मतलब हमारा मकसद सिर्फ जवाब रटना नहीं है, बल्कि उस अवधारणा को, उस कॉन्सेप्ट को असल जिंदगी से जोड़कर देखना है। एकदम सही। तो ठीक है, मैं सवाल और उसके विकल्प पढ़ूंगी और फिर हम उस पर थोड़ी बातचीत करेंगे। सोचने का थोड़ा वक्त भी मिलेगा और फिर हम सही जवाब और उसकी गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं उस दस्तावेज से जो हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है, यानी भारत का संविधान। पहला सवाल समानता के अधिकार से जुड़ा एक बहुत ही क्रांतिकारी प्रावधान है। सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी को समाप्त करता है? आपके विकल्प हैं ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 25 या डी अनुच्छेद 17। 5 सेकंड का ठहराव। तो सही जवाब क्या है और ये इतना खास क्यों है? इसका सही जवाब है डी, अनुच्छेद 17। और देखिए, ये सिर्फ एक अनुच्छेद नहीं है, ये भारतीय समाज के इतिहास पर एक बहुत बड़ा बयान है। ये सीधे तौर पर अस्पृश्यता को खत्म करता है। अच्छा। और सिर्फ खत्म ही नहीं करता, इसके किसी भी रूप में प्रैक्टिस को एक दंडनीय अपराध बनाता है। दिलचस्प बात यह है कि ये उन कुछ मौलिक अधिकारों में से है जो निरपेक्ष है, मतलब इसका कोई अपवाद नहीं है। और बाकी विकल्पों को भी संक्षेप में समझ लेते हैं। जरूर। देखिए, अनुच्छेद 14 कानून के सामने समानता की बात करता है। अनुच्छेद 19 हमें अभिव्यक्ति की आजादी समेत 6 तरह की स्वतंत्रताएं देता है। और अनुच्छेद 25, जो हमारे अगले सवाल का आधार भी है, वो धर्म की स्वतंत्रता से जुड़ा है। आपने बिल्कुल सही ब्रिज बनाया। समानता के बाद संविधान स्वतंत्रता को महत्व देता है, खासकर विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता को। तो सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है? विकल्प हैं ए अनुच्छेद 25, बी अनुच्छेद 44, सी अनुच्छेद 21 या डी अनुच्छेद 32। 5 सेकंड का ठहराव। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हमें किस अनुच्छेद से मिलता है? ये अधिकार हमें मिलता है विकल्प ए, अनुच्छेद 25 से। ये हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसके अनुसार आचरण करने और उसका प्रचार करने की आज़ादी देता है। यही अनुच्छेद भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र का आधार बनता है। और बाकी विकल्प भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। जी बिल्कुल। जैसे अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। अनुच्छेद 21 तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। हाँ, राइट टू लाइफ। जी। और अनुच्छेद 32 को तो डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। संविधान की आत्मा, सही कहा, क्योंकि ये हमें अपने अधिकारों के हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का हक देता है। बिल्कुल। अच्छा, धर्मनिरपेक्षता की बात चली है तो इसे और गहराई से समझते हैं। ये शब्द हमेशा से संविधान का हिस्सा नहीं था। तो सवाल ये है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? आपके विकल्प हैं ए 42वां संशोधन 1976, बी 52वां संशोधन, सी 44वां संशोधन या डी 40वां संशोधन। 5 सेकंड का ठहराव। इसका सही जवाब है ए 42वां संशोधन 1976। ये संशोधन इमरजेंसी के दौरान हुआ था और इतना व्यापक था कि इसे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये तो एक दिलचस्प तथ्य है। इसे लघु संविधान क्यों कहते हैं? क्या ये सिर्फ शब्द जोड़ने तक सीमित था? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके जरिए संविधान के कई हिस्सों में बदलाव किए गए। अच्छा। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष के साथ साथ समाजवादी और अखंडता शब्द भी जोड़े गए थे। अच्छा। दिलचस्प बात यह है कि इस संशोधन को अक्सर सत्ता के केंद्रीकरण के प्रयास के रूप में भी देखा जाता है। अच्छा। तो ये सिर्फ 3 शब्दों को जोड़ने के बारे में नहीं था, ये उस दौर की राजनीतिक उथल-पुथल का एक प्रतीक भी है। तो संविधान एक तरफ धर्मनिरपेक्षता और समानता की बात करता है, लेकिन व्यवहार में हम एक अनोखी स्थिति देखते हैं। हमारा अगला सवाल इसी से जुड़ा है। भारतीय कानून व्यवस्था में किस क्षेत्र में विभिन्न समुदाय के लिए अलग अलग प्रावधान हैं? विकल्प हैं
ए टैक्स कानून, बी आपराधिक कानून, सी व्यक्तिगत या परिवार कानून, या डी पर्यावरण कानून? 5 सेकंड का ठहराव। इसका सही उत्तर है सी, व्यक्तिगत कानून, परिवार कानून, पर्सनल फैमिली लॉज। भारत में क्रिमिनल लॉ या टैक्स लॉ सबके लिए एक समान है, लेकिन जब बात शादी, तलाक, विरासत या गोद लेने जैसे मुद्दों की आती है तो अलग-अलग धार्मिक समुदायों के अपने पर्सनल लॉ लागू होते हैं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट या मुस्लिम पर्सनल लॉ। ये तो एक दिलचस्प विरोधाभास लगता है ना? कि हमारा संविधान समानता की बात करता है, लेकिन व्यक्तिगत कानून अलग-अलग हैं। इस पर अक्सर बहस क्यों होती है? बहुत अच्छा सवाल है। बहस इसलिए होती है क्योंकि इसके दो पहलू हैं। एक तरफ ये भारत की विविधता और विभिन्न संस्कृतियों का सम्मान करने का एक तरीका है, लेकिन दूसरी तरफ आलोचक कहते हैं कि ये समानता के सिद्धांत खासकर लैंगिक समानता के खिलाफ जा सकता है। अच्छा, कैसे? क्योंकि कई बार इन व्यक्तिगत कानूनों के कुछ प्रावधान महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण हो सकते हैं और यहीं से समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहस शुरू होती है। समझ गया। तो संविधान में लिखे इन आदर्शों को जमीनी हकीकत पर कई सामाजिक संरचनाएं चुनौती देती हैं। आपने लैंगिक समानता का जिक्र किया, तो चलिए इसी पर बात करते हैं। पहला सवाल एक बहुत ही बुनियादी अंतर को समझने के बारे में है। लिंग यानी सेक्स और लिंग भेद यानी जेंडर के बीच मुख्य अंतर क्या है? विकल्प हैं ए, लिंग भेद प्राकृतिक है जबकि लिंग सामाजिक है, बी, दोनों एक ही हैं, सी, लिंग जैविक है जबकि लिंग भेद सामाजिक और सांस्कृतिक है, या डी, लिंग शिक्षा से और लिंग भेद वेतन से संबंधित है। 5 सेकंड का ठहराव। इसका सही जवाब है सी, लिंग जैविक है जबकि लिंग भेद सामाजिक और सांस्कृतिक है। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। हाँ, लिंग यानी सेक्स हमारे जैविक या बायोलॉजिकल अंतर हैं, मतलब पुरुष या महिला होना, लेकिन जेंडर समाज द्वारा बनाई गई भूमिकाएं, अपेक्षाएं और व्यवहार हैं। जैसे ये मानना कि लड़कियां शांत स्वभाव की होती हैं और लड़कों को रोना नहीं चाहिए, ये एक जेंडर स्टीरियोटाइप है, कोई बायोलॉजिकल सच्चाई नहीं। इसी सामाजिक निर्माण से एक और अवधारणा जुड़ी है। उस सामाजिक व्यवस्था को क्या कहते हैं जहां महिलाएं पुरुषों से अधिक शक्तिशाली होती हैं और परिवार की मुखिया होती हैं? विकल्प ए, धर्मनिरपेक्षता, बी, पितृसत्ता, सी, जातिवाद, या डी, मातृसत्ता? इसे डी, मातृसत्ता, मैट्रियार्की कहते हैं। ये पितृसत्ता यानी पितृयार्की के ठीक विपरीत है। पितृसत्ता ज्यादातर समाजों में पाई जाती है जहां सत्ता पुरुषों के हाथ में होती है। मातृसत्तात्मक समाजों में वंश मां के नाम से चलता है और संपत्ति भी मां से बेटी को मिलती है। क्या भारत में इसका कोई उदाहरण है? हाँ, बिल्कुल। भारत में मेघालय की खासी और गारो जनजातियों में और केरल के नायर समुदाय के कुछ हिस्सों में मातृसत्तात्मक व्यवस्था के मजबूत तत्व पाए जाते हैं। अच्छा। मैंने खुद देखा है कि वहाँ के बाजारों और सामाजिक जीवन में महिलाओं की भूमिका कितनी केंद्रीय है। ये हम में से ज्यादातर लोगों के लिए एक अलग ही अनुभव होता है। अब भारत के ज्यादातर हिस्सों की बात करते हैं जहां पितृसत्ता का प्रभाव दिखता है। सवाल है, भारत में यौन श्रम का विभाजन यानी सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर किस पर आधारित है? विकल्प ए, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, बी, शैक्षिक योग्यता, सी, कानूनी बाध्यता, या डी, लैंगिक रूढ़िवादिता? 5 सेकंड का ठहराव। इसका जवाब है डी, लैंगिक रूढ़िवादिता, जेंडर स्टीरियोटाइप्स। इसका सीधा सा मतलब है कि समाज ने बिना किसी तर्क के ये तय कर लिया है कि घर के काम और बच्चों की देखभाल महिलाओं की जिम्मेदारी है और बाहर जाकर पैसा कमाना पुरुषों का काम है। बिल्कुल, ये किसी कानून या योग्यता पर आधारित नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही सोच पर आधारित है। लेकिन क्या शहरीकरण और शिक्षा के बढ़ने से ये धारणा बदल नहीं रही है? क्या अब भी ये उतनी ही मजबूत है जितनी पहले थी? निश्चित रूप से बदलाव आ रहा है। खासकर शहरों में महिलाएं हर क्षेत्र में काम कर रही हैं, लेकिन ये बदलाव बहुत धीमा है। आज भी ज्यादातर महिलाओं पर दोहरी जिम्मेदारी का बोझ होता है, ऑफिस का काम भी और घर का भी। ये आंकड़ों में भी साफ दिखता है। जैसे भारत में महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में आज भी कम है और 2011 की जनगणना के अनुसार केवल केरल ही ऐसा राज्य था जहां लिंगानुपात महिलाओं के पक्ष में था।
मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर 1884 महिलाएं। तो ये दिखाता है कि शिक्षा और सामाजिक विकास का इन मुद्दों पर सीधा असर पड़ता है। बिल्कुल। और इन सभी भेदभावों के खिलाफ जो आंदोलन खड़ा हुआ, उसे क्या कहते हैं? सवाल है, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को दूर करने और उनके अधिकारों की मांग के लिए भारत में कौन सा सामाजिक राजनीतिक आंदोलन शुरू हुआ? विकल्प हैं ए नारीवादी आंदोलन, बी पर्यावरण आंदोलन, सी किसान आंदोलन या डी दलित आंदोलन। 5 सेकंड का ठहराव। इसे ए नारीवादी आंदोलन कहते हैं। ये कोई एक आंदोलन नहीं, बल्कि विचारों और संघर्षों की एक लंबी धारा है। भारत में राजा राम मोहन रॉय द्वारा सती प्रथा के विरोध से लेकर सावित्रीबाई फूले के लड़कियों के लिए स्कूल खोलने तक और आज़ादी के बाद समान वेतन, संपत्ति का अधिकार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की लड़ाई तक, नारीवादी आंदोलन ने महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। लिंग की तरह ही एक और पहचान है जो भारतीय समाज की सच्चाई को गहराई से परिभाषित करती है, और वो है जाति। हमारा अगला पड़ाव यही है। सवाल है, जाति व्यवस्था के पदानुक्रम में जिन्हें सबसे नीचे रखा गया था, उनके लिए आज कौन सा शब्द सम्मानजनक रूप से इस्तेमाल किया जाता है? विकल्प ए वैश्य, बी ब्राह्मण, सी दलित या डी क्षत्रिय। ये शब्द उन समुदायों ने खुद अपनी पहचान के लिए चुना है जिन्हें पहले अस्पृश्य या अछूत जैसे अपमानजनक शब्दों से बुलाया जाता था। दलित का शाब्दिक अर्थ है टूटा हुआ या कुचला हुआ, और ये शब्द उनके सदियों के शोषण और संघर्ष को अभिव्यक्त करता है। और इस संघर्ष के सबसे बड़े नायक कौन माने जाते हैं? किस भारतीय नेता ने अपना पूरा जीवन दलितों के उत्थान और सामाजिक समानता के लिए समर्पित कर दिया? विकल्प हैं ए सरदार पटेल, बी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू या डी महात्मा गांधी। 5 सेकंड का ठहराव। इसमें कोई शक नहीं कि इसका जवाब है बी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। वो सिर्फ संविधान निर्माता नहीं थे, बल्कि एक समाज सुधारक थे, जिन्होंने शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो का नारा दिया। उन्होंने ही आरक्षण जैसे संवैधानिक सुरक्षा उपायों की नींव रखी, ताकि जो समुदाय हजारों सालों से अवसरों से वंचित रहें, उन्हें मुख्य धारा में लाया जा सके। अब देखते हैं कि लोकतंत्र में जाति की भूमिका कैसे बदल गई है। एक शब्द अक्सर सुनने में आता है, जाति का राजनीतिकरण। इसका क्या अर्थ है? क्या इसका मतलब है कि राजनीतिक दल जाति के आधार पर वोट बैंक बनाते हैं, या फिर जब जाति समूह खुद संगठित होकर अपनी मांग उठाते हैं? ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। विकल्पों में से सबसे सटीक परिभाषा है डी, जब जाति समूह स्वयं राजनीतिक रूप से संगठित होते हैं और अपनी मांगों को उठाते हैं। अच्छा, ये समझना जरूरी है कि इसके 2 पहलू हैं। एक नकारात्मक पहलू है, जहां पार्टियां चुनावी फायदे के लिए जातियों को बांटती हैं, लेकिन इसका एक सकारात्मक पहलू भी है। वो क्या? जाति के राजनीतिकरण ने उन दलित और पिछड़े जातियों को भी आवाज दी है, जिनकी राजनीति में पहले कोई सुनवाई नहीं थी। ये उनके लिए लोकतांत्रिक सशक्तिकरण का एक जरिया भी बना है। तो आज के दौर में जाति व्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? वंशानुगत पेशा, अंतरजातीय विवाह पर रोक, या फिर चुनावों में इसका इस्तेमाल? देखिए, आज के लोकतंत्र में सबसे बड़ी चुनौती है ए जाति को राजनीति और चुनावों के लिए गोलबंदी के आधार के रूप में उपयोग करना। हालांकि पारंपरिक बंधन कमजोर हुए हैं, लेकिन जब जाति का इस्तेमाल सिर्फ वोट हासिल करने के लिए होता है, तो ये विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे जरूरी मुद्दों को पीछे धकेल देता है और समाज में विभाजन को और गहरा करता है। बिल्कुल। जातिगत पहचान की तरह ही एक और पहचान है जिसका राजनीति में इस्तेमाल लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकता है, और वो है धार्मिक पहचान। हमारा अगला विषय है सांप्रदायिकता। सवाल है, सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म का विचार किस मूल धारणा पर आधारित होता है? विकल्प हैं ए जाति ही सामाजिक पहचान है, बी राजनीति धर्म से अलग होनी चाहिए, सी केवल धर्म ही सामाजिक पहचान का आधार है, या डी सभी धर्म एक हैं। 5 सेकंड का ठहराव। सांप्रदायिकता की जाय है विकल्प सी, केवल धर्म ही सामाजिक पहचान का आधार है। ये एक ऐसी विचारधारा है जो मानती है कि एक धर्म के लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हित एक जैसे होते हैं, और दूसरे धर्म के लोगों के हितों से न सिर्फ अलग बल्कि उनके विरोधी भी होते हैं। और ये व्यक्ति की दूसरी पहचानों को नजरअंदाज कर देती है। जी, जैसे भाषा, क्षेत्र या वर्ग। और ये लोकतंत्र के लिए खतरा क्यों मानी जाती है? ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है क्योंकि ए
यह राष्ट्रीय एकता को कमजोर करता है और बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा देता है। जब राजनीति धर्म के आधार पर होने लगती है तो समाज धार्मिक गुटों में बढ़ जाता है। इससे अक्सर बहुसंख्यक समुदाय के प्रभुत्व की स्थिति बनती है, जिसे बहुसंख्यकवाद कहते हैं। इसमें अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों, सुरक्षा और उनकी भागीदारी की अनदेखी होने का खतरा रहता है, जो लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है। बिल्कुल, ये हम बनाम वो की भावना पैदा करती है जो देश की एकता के लिए घातक है। चलिए, इन श्रम के लैंगिक विभाजन मतलब सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर से जुड़ा है। इसका असल में मतलब क्या है? विकल्प है ए, पुरुषों और महिलाओं के बीच वेतन का असमान वितरण, बी, परिवार में केवल महिलाओं का काम करना, सी, घर के अंदर और बाहर के सभी काम को लिंग के आधार पर विभाजित करने की एक व्यवस्था, या डी, महिलाओं के लिए काम के घंटों को पुरुषों की तुलना में कम रखना। अब इन विकल्पों को देखें तो विकल्प ए, वेतन का असमान वितरण, ये तो एक बहुत बड़ी सच्चाई है। हाँ है तो। पर क्या ये इस विभाजन की परिभाषा है या उसका नतीजा? ये बहुत जरूरी सवाल है और यही वो बारीकियां हैं जो परीक्षाओं में अक्सर फंसाती हैं। देखिए, असमान वेतन यानी जेंडर पे गैप वो इस विभाजन का एक बहुत ही कड़वा नतीजा है, पर उसकी जड़ नहीं है। अच्छा। जड़ वो सोच है जो काम को ही मर्द का काम और औरत का काम में बांट देती है। ठीक है, तो श्रोताओं को सोचने के लिए कुछ पल देते हैं। इसका सही उत्तर है सी, घर के अंदर और बाहर के सभी काम को लिंग के आधार पर विभाजित करने की एक व्यवस्था। ये एक ऐसी सामाजिक धारणा है कि घर की देखभाल करना, बच्चों को पालना, खाना बनाना, ये सब महिलाओं के प्राकृतिक काम है। हाँ, जैसे ये उन्हीं की जिम्मेदारी हो। बिल्कुल। और बाहर जाकर पैसा कमाना, फैसले लेना, ये सब पुरुषों का काम है। और देखिए, भले ही आज करोड़ों महिलाएं बाहर काम कर रही हैं, लेकिन घर की जिम्मेदारी आज भी मुख्य रूप से उन्हीं के कंधों पर मानी जाती है। और जो हमने अभी श्रम के लैंगिक विभाजन की बात की, क्या हम ये कह सकते हैं कि इसकी जड़ पितृसत्ता यानी पेट्रियार्की वाली सोच है? हमारा अगला सवाल इसी पर है। पितृसत्ता से क्या तात्पर्य है? ए, एक सामाजिक व्यवस्था जिसमें पुरुष महिलाओं से अधिक शक्तिशाली होते हैं और उन्हें अधिक महत्व दिया जाता है। बी, महिलाओं द्वारा पुरुषों पर शासन करना। सी, एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हो। या डी, परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य का शासन। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। पितृसत्ता ही वो विचारधारा है जो ये तय करती है कि बाहर का काम पुरुषों का है और घर का काम महिलाओं का। तो ये सिर्फ ये नहीं है कि घर का मुखिया पुरुष है, बल्कि ये हमारी सोच में, हमारी भाषा तक में गहराई से बसी हुई है। जैसे कि जायदाद बेटे को ही क्यों मिलती है, या फिर घर का चिराग जैसे मुहावरे, ये सब इसी का हिस्सा है। निश्चित रूप से। और ये सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं है। आप कॉरपोरेट जगत में देखिए, राजनीति में देखिए, ये एक अदृश्य संरचना है जो हर जगह मौजूद है। चलिए, अब सोचने की बारी है। यहां सही जवाब है ए, एक सामाजिक व्यवस्था जिसमें पुरुष महिलाओं से अधिक शक्तिशाली होते हैं और उन्हें अधिक महत्व दिया जाता है। ये एक संरचनात्मक असमानता है। इसी असमानता को दूर करने के लिए भारत में कुछ सकारात्मक कदम उठाए गए हैं, खासकर राजनीतिक स्तर पर। हमारा अगला सवाल उसी से जुड़ा है। भारत में महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में कितने पद आरक्षित हैं? ए, 1/3 13, बी, 2/3 23, सी, 1/4 14, या डी, आधा 2। हाँ, ये कानूनी तौर पर एक बहुत बड़ा कदम था, लेकिन यहाँ भी जमीनी हकीकत थोड़ी अलग है। वो कैसे? कई जगहों पर सरपंच पति की धारणा देखने को मिलती है, जहां महिला सरपंच सिर्फ नाम के लिए होती हैं और फैसले उनके पति या परिवार के पुरुष सदस्य लेते हैं। तो कानून बनाना एक बात है और सामाजिक सोच को बदलना वो दूसरी। सही बात है। तो चलिए, इसका जवाब सोचिए। इसका सही उत्तर है ए, यानी 1/3 पद। ये कदम 73वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से उठाया गया था ताकि स्थानीय स्तर पर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। अब एक और महत्वपूर्ण सूचक यानी इंडिकेटर की बात करते हैं। भारत में लिंगानुपात सेक्स रेशियो को कैसे मापा जाता है? ए, प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, बी, प्रति 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, सी, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, या डी, प्रति लाख जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात। ये एक सीधा सा सवाल लगता है, लेकिन ये समाज की सेहत का एक्सरे है।
एक कम होता लिंगानुपात ये दिखाता है कि समाज में बेटियों को लेकर कितनी गहरी उदासीनता या भेदभाव है। सही कहा। तो इसका सही तरीका क्या है? इसका सही उत्तर सी है। भारत में लिंगानुपात को प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में मापा जाता है। तो हमने अब तक समस्या की बात की, उसकी जड़ की बात की। अब बात करते हैं उस आंदोलन की जो इस व्यवस्था को चुनौती देता है। नारीवादी आंदोलन यानी फेमिनिस्ट मूवमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, केवल महिलाओं के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना। बी, महिलाओं को पुरुषों से अधिक शक्ति देना। सी, महिलाओं के लिए राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समानता प्राप्त करना। या डी, पुरुषों के लिए कानूनी और सामाजिक अधिकारों को खत्म करना। नारीवाद शायद आज के दौर के सबसे गलत समझे जाने वाले शब्दों में से एक है। हाँ, इसे अक्सर पुरुष विरोधी मान लिया जाता है। बिल्कुल, जबकि इसका मूल सिद्धांत बराबरी है। ये सिर्फ महिलाओं के अधिकारों की बात नहीं करता, बल्कि एक ऐसे समाज की बात करता है जो लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना करे। ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था। तो इन विकल्पों में से सबसे सटीक कौन सा है? सही उत्तर सी है। महिलाओं के लिए राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समानता प्राप्त करना। इसका मकसद किसी एक लिंग को दूसरे से श्रेष्ठ बनाना नहीं, बल्कि सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में बराबरी स्थापित करना है। तो इसी समानता को पाने के लिए कानूनी लड़ाई भी जरूरी है। और शायद इसीलिए महिला आंदोलन की एक सबसे बड़ी राजनीतिक मांग हमेशा से प्रतिनिधित्व को लेकर रही है। हमारा अगला सवाल इसी से जुड़ा है। महिला आंदोलन की एक प्रमुख राजनीतिक मांग क्या रही है? ए, सेना में महिलाओं की भर्ती को प्रतिबंधित करना। बी, विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाना। सी, महिलाओं के लिए घर पर काम करना अनिवार्य बनाना। या डी, संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व या आरक्षण। इसका सही जवाब डी है। दशकों से यह मांग उठ रही है कि जैसे पंचायतों में आरक्षण है, वैसा ही संसद और विधानसभाओं में भी हो, ताकि देश के सबसे बड़े फैसले लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की आवाज भी बराबरी से शामिल हो। जी। हाल ही में जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया है, वो इसी दिशा में एक कदम है। कानूनों की बात चली रही है तो अगला सवाल परिवार कानून यानी फैमिली लॉज पर है। इनमें आमतौर पर किन मामलों को शामिल किया जाता है? ए, अपराध और सजा। बी, कर प्रणाली और वित्तीय नियमन। सी, विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेना। या डी, भूमि सुधार और औद्योगिक संबंध। इसका सही उत्तर है सी। परिवार कानून किसी व्यक्ति के निजी पारिवारिक मामलों जैसे विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने से संबंधित होते हैं। अच्छा। भारत में विभिन्न धर्मों के लिए अलग अलग परिवार कानून हैं और यहीं पर वो समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहस शुरू होते हैं। समझ गई। अगला सवाल थोड़ा पेचीदा है। किस आधार पर समाज में असमानता को सबसे कम प्राकृतिक और सबसे अधिक सामाजिक माना जाता है? ए, जाति, कास्ट। बी, लिंग, जेंडर। सी, रंग, कलर। या डी, आयु, एज। ये एक दिलचस्प सवाल है। स्रोत के अनुसार इसका उत्तर ए है, जाति। हाँ, लेकिन इसकी व्याख्या लिंग भेद पर केंद्रित है, जो दिखाता है कि ये अवधारणाएं कितनी जुड़ी हुई हैं। व्याख्या कहती है कि लिंग भेद यानी जेंडर डिवीजन जैविक अंतरों के बजाय समाज द्वारा बनाई गई अपेक्षाओं, रूढ़ियों और भूमिकाओं पर आधारित होता है। मतलब स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर तो है, लेकिन कौन क्या काम करेगा, कैसे व्यवहार करेगा, ये सब समाज तय करता है। बिल्कुल। और लिंग से जुड़ा आखिरी प्रश्न, भारत में महिलाओं के बीच साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट पुरुषों की तुलना में क्या है? ए, समान, इक्वल। बी, अस्थिर, वॉलेटाइल। सी, निम्न, लोअर। या डी, उच्च, हायर। इसका सही उत्तर सी यानी निम्न, लोअर है। हालांकि पिछले कुछ दशकों में इसमें काफी सुधार हुआ है, लेकिन आज भी महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों से कम है। जो सीधे तौर पर अवसरों की असमानता को दिखाता है। जी। तो जैसे लिंग एक शक्तिशाली पहचान है, वैसे ही धर्म भी है। लेकिन जब धर्म राजनीति के मैदान में उतरता है तो चीजें बहुत जटिल हो जाती हैं। हमारा अगला खंड इसी पर है, धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता। पहला सवाल, सांप्रदायिकता यानी कम्युनलिज्म का सबसे खतरनाक रूप क्या है? ए, धार्मिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी। बी, एक धार्मिक समूह के राजनीतिक प्रभुत्व की मांग। सी, सांप्रदायिक हिंसा, दंगे और नरसंहार। या डी, एक धर्म को दूसरे से श्रेष्ठ मानना।
ये सारे ही विकल्प तो सांप्रदायिकता के अलग अलग चरण लगते हैं। बिल्कुल, ये एक तरह की सीढ़ी है। सोच शुरू होती है विकल्प डी से कि हमारा धर्म दूसरों से बेहतर है। फिर ये सोच राजनीतिक गोलबंदी ए और प्रभुत्व की मांग बी में बदलती है। और फिर लेकिन जब ये सोच सड़कों पर उतरकर हिंसा का रूप ले लेती है तो वो इसका सबसे विनाशकारी और खतरनाक रूप होता है। तो सबसे खतरनाक रूप कौन सा हुआ? सही उत्तर है सी, सांप्रदायिक हिंसा, दंगे और नरसंहार, क्योंकि ये सीधे सीधे इंसानी जानों और समाज के ताने बाने पर हमला है। तो फिर इसका समाधान क्या है? अगला प्रश्न इसी पर है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य यानी सेक्युलर स्टेट का क्या अर्थ है? ए, एक राज्य जो केवल बहुसंख्यक समुदाय के धर्म को संरक्षण देता है। बी, एक राज्य जो किसी भी धर्म को मानने की अनुमति नहीं देता है। सी, एक राज्य जो केवल अल्पसंख्यक समुदाय के धर्मों को संरक्षण देता है। या डी, राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता और वह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। सही जवाब डी है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब नास्तिकता नहीं है। अच्छा, इसका मतलब है कि राज्य की नजर में कोई धर्म बड़ा या छोटा नहीं है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और वो सभी नागरिकों को अपनी आस्था का पालन करने की पूरी आजादी देगा। लेकिन अक्सर धार्मिक पहचान का राजनीति में इस्तेमाल होता है। जब धार्मिक विचार और विश्वास निजी दायरे से निकलकर राजनीतिक मंच पर प्रभावी होने लगते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए, धर्म का राजनीतिकरण, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजन। बी, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। सी, धर्मनिरपेक्षीकरण, सेक्युलराइजेशन। या डी, सामंजस्य, हार्मनी। इसका उत्तर है ए, धर्म का राजनीतिकरण। जब वोट मांगने के लिए या नीतियां बनाने के लिए धार्मिक प्रतीकों, नेताओं और भावनाओं का इस्तेमाल होने लगे तो ये धर्म का राजनीतिकरण कहलाता है, जो अक्सर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता है। जी। तो अगर सांप्रदायिकता को दूर करना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? ए, राजनीति में सभी जाति आधारित गोलबंदियों पर प्रतिबंध लगाना। बी, किसी एक धर्म को राष्ट्र धर्म घोषित करना। सी, सभी धार्मिक त्योहारों पर प्रतिबंध लगाना। या डी, धर्मनिरपेक्ष राज्य प्रणाली को लागू करना और बनाए रखना। सबसे प्रभावी तरीका है डी, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य प्रणाली को लागू करना और बनाए रखना, क्योंकि यही वो व्यवस्था है जो सुनिश्चित करती है कि राज्य सभी धर्मों के प्रति समान और निष्पक्ष व्यवहार करे, जिससे सांप्रदायिक तनाव और भेदभाव की संभावना कम हो जाती है। हमने लिंग और धर्म की बात की। अब भारतीय समाज की शायद सबसे अनूठी और जटिल सामाजिक संरचना पर आते हैं, जाति। हमारा अगला खंड जाति व्यवस्था पर है। पहला प्रश्न, जातिवाद यानी कास्टिज्म का असल में मतलब क्या होता है? ए, यह धारणा कि जाति ही एकमात्र सामाजिक समुदाय का आधार है और किसी की जाति ही उसके हितों को निर्धारित करती है। बी, एक व्यक्ति का अपनी जाति से शादी करने का अधिकार। सी, विभिन्न जातियों के लोगों के बीच भाईचारा और सहयोग। या डी, एक समाज जिसमें जाति व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो गई हो। ये परिभाषा तो सांप्रदायिकता से काफी मिलती जुलती लगती है, बस धर्म की जगह जाति शब्द आ गया है। बहुत अच्छी पकड़ है। दोनों के पीछे का तर्क एक ही है, अपनी समूह पहचान को व्यक्ति या राष्ट्र की पहचान से ऊपर रखना। जातिवाद ये मानता है कि एक जाति के हित दूसरी जातियों के हितों से अलग और अक्सर उनके खिलाफ होते हैं। तो सही विकल्प कौन सा है? सही उत्तर ए है। जातिवाद वो विचारधारा है जो समाज को जातियों में बटा हुआ दिखती है और अपनी जाति के प्रति अंधनिष्ठा को बढ़ावा देती है। इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। प्राचीन भारत की वर्ण व्यवस्था, वर्ना सिस्टम क्या थी? ए, केवल वंशानुगत संपत्ति पर आधारित एक आर्थिक विभाजन। बी, एक धार्मिक व्यवस्था जिसमें सभी को समान माना जाता था। सी, 4 गुणा श्रेणीबद्ध सामाजिक विभाजन जो व्यवसायों पर आधारित था। या डी, एक व्यवस्था जिसमें रंग के आधार पर लोगों को विभाजित किया गया था। इसका सही उत्तर सी है। ये 4 मुख्य श्रेणियों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र पर आधारित एक सामाजिक विभाजन था, जो शुरू में काम मतलब व्यवसायों पर आधारित था, लेकिन समय के साथ ये व्यवस्था बहुत कठोर और जन्म आधारित हो गई, जिसने भेदभाव को जन्म दिया। लेकिन आधुनिक समय में बहुत कुछ बदला है। जाति व्यवस्था को कमजोर करने वाले कारकों में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? ए, शहरीकरण, शिक्षा का प्रसार और आर्थिक विकास। बी, सरकारी नौकरियों में आरक्षण की नीति। सी, परिवारों द्वारा अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना। या डी,
जाति आधारित राजनीतिक दलों का उदय। ये सभी कारक महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव ए से आया है। शहरीकरण, शिक्षा और आर्थिक विकास, इन सब ने लोगों को पारंपरिक जाति आधारित व्यवसायों और सामाजिक बंधनों से बाहर निकलने के मौके दिए हैं। ये एक दिलचस्प बात है, क्योंकि एक तरफ तो शिक्षा इसे कमजोर कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शहरों में भी जाति आधारित मैट्रिमोनियल साइट्स या हाउसिंग सोसाइटीज मौजूद हैं। तो क्या ये पहचान बस अपना रूप बदल रही है, खत्म नहीं हो रही? आपने आधुनिक भारत के सबसे बड़े विरोधाभास को पकड़ लिया है। सामाजिक स्तर पर पुराने बंधन ढीले पड़ रहे हैं, लेकिन राजनीतिक स्तर पर पहचान और मजबूत हो रही है। इस पर हम आखिरी सवाल में आएंगे। जरूर। पहले संविधान की बात करते हैं। भारतीय संविधान में किस प्रथा को समाप्त करने का प्रावधान है जिसका संबंध जाति से है? ए, अंतर्जातीय विवाह, बी, आरक्षण, सी, अस्पृश्यता या डी, वंशानुगत व्यवसाय? सही उत्तर सी, अस्पृश्यता है। संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को एक दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है, क्योंकि यह जाति आधारित भेदभाव का सबसे क्रूर और अमानवीय रूप था। अब आते हैं आधुनिक भारतीय राजनीति पर। किस दशक में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया जिससे जाति की राजनीति को एक नया मोड़ मिला? ए, 2000 के दशक, बी, 1960 के दशक, सी, 1990 के दशक या डी, 1970 के दशक? सही जवाब सी है, 1990 के दशक की शुरुआत में। जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुईं तो अन्य पिछड़ा वर्गों यानी ओबीसी के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया। इस फैसले ने भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को हमेशा के लिए बदल दिया। यह सवाल जातिवाद की परिभाषा को और साफ करेगा। जब कोई व्यक्ति अपने निजी हितों को अपनी जाति के हितों से ऊपर रखता है तो यह किस सिद्धांत के विपरीत होता है? ए, लिंगवाद, सेक्सिज्म, बी, धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म, सी, सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म या डी, जातिवाद, कास्टिज्म? ये डी, जातिवाद यानी कास्टिज्म के सिद्धांत के एकदम विपरीत है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, जातिवाद में व्यक्ति अपनी जाति के हितों को सबसे ऊपर रखता है। इसके विपरीत सोचना इस विचारधारा को चुनौती देना है। जाति की पहचान को पुनर्जीवित करने वाले और जाति व्यवस्था को आधुनिक राजनीति में लाने वाले दो मुख्य कारक क्या हैं? ए, आधुनिक शिक्षा और औद्योगिकरण, बी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और राजनीतिक दलों की गोलबंदी, सी, सरकारी नौकरियों में आरक्षण और निजी संपत्ति का अधिकार, या डी, अंतर्जातीय विवाह और अंतर्जातीय भोजन? इसका सही उत्तर बी है। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन लोकतंत्र ने ही जाति को राजनीति में एक नया जीवन दिया। जब हर नागरिक को वोट देने का अधिकार मिला तो राजनीतिक दलों के लिए चुनाव जीतने का सबसे आसान तरीका बन गया जातियों को एक वोट बैंक के रूप में संगठित करना। अच्छा। इससे सामाजिक भेदभाव भले ही कम हुआ हो, लेकिन राजनीतिक स्तर पर जाति की पहचान और मजबूत हो गई। भारत में महिलाओं के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग के लिए कौन सा बिल लाया गया था? आपके विकल्प हैं ए, महिला आरक्षण विधेयक, बी, घरेलू हिंसा रोकथाम विधेयक, सी, समान वेतन अधिनियम और डी, बाल विवाह रोकथाम अधिनियम। ठहराओ। देखिए, यहाँ पर एक बात है कि सारे विकल्प महिलाओं के अधिकारों से ही जुड़े हैं, तो ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। हाँ, ये कंफ्यूजिंग है। बिल्कुल, लेकिन सवाल सीधे राजनीतिक प्रतिनिधित्व यानी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा है। इसलिए इसका सही जवाब है ए, महिला आरक्षण विधेयक। इस बिल का मकसद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करना है। अच्छा, ये तो इसकी परिभाषा हो गई, लेकिन ये बिल इतना विवादास्पद क्यों रहा? मतलब ये तो दशकों से अटका हुआ था। बहुत अच्छा सवाल है। इसके पीछे की कहानी वो काफी दिलचस्प है। ये बिल सिर्फ सीटों के आरक्षण तक सीमित नहीं था, ये असल में सत्ता के समीकरण को बदलने की कोशिश थी। और इसका सबसे बड़ा विवाद था कोटा के अंदर कोटा की मांग। अच्छा। हाँ, कई राजनीतिक दलों का तर्क था कि इस 1/3 आरक्षण के भीतर ओबीसी और अन्य पिछड़ी जातियों की महिलाओं के लिए अलग से एक सब कोटा होना चाहिए, ताकि आरक्षण का लाभ सिर्फ शहरी या अगड़ी जातियों की महिलाओं तक ही न रह जाए। बिल्कुल। और इसी आम सहमति की कमी के कारण ये बिल लगभग 3 दशकों तक लटका रहा। समझ गया। इसी से जुड़ा एक और सवाल देखते हैं जो आर्थिक असमानता की नब्ज पकड़ता है। प्रश्न, भारतीय समाज में महिलाओं की आर्थिक स्थिति का एक प्रमुख संकेतक क्या है? ए, केवल घरेलू काम में भागीदारी,
बी, सरकारी नौकरियों में समान प्रतिनिधित्व, सी, पुरुषों की तुलना में कम वेतन मिलना, या डी, राजनीतिक दलों में महिलाओं की सदस्यता। 5 सेकंड का ठहराव। इसका सबसे सटीक जवाब है सी, पुरुषों की तुलना में कम वेतन मिलना। इसे जेंडर पे गैप भी कहते हैं और ये एक बहुत शक्तिशाली संकेतक है। शक्तिशाली क्यों? क्योंकि ये श्रम बाजार में मतलब लेबर मार्केट में जो गहरा लैंगिक भेदभाव है उसको सीधे तौर पर दिखाता है। जब एक ही काम, एक ही योग्यता के लिए एक महिला को पुरुष से कम वेतन मिलता है तो ये एक सिस्टेमिक मतलब एक प्रणालीगत समस्या की ओर इशारा करता है। लेकिन क्या इसके पीछे सिर्फ भेदभावी वजह है या कुछ और भी जैसे संरचनात्मक कारण होते हैं, जैसे महिलाओं का ज्यादातर असंगठित क्षेत्र में काम करना? आपने बिल्कुल सही जड़ पकड़ी है। ये सिर्फ किसी एक ऑफिस का भेदभाव नहीं है, इसके पीछे कई संरचनात्मक कारण हैं। महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र में है जहां वेतन की कोई सुरक्षा नहीं होती। मातृत्व दंड या मदरहुड पेनल्टी एक और बड़ा कारण है जहां बच्चे होने के बाद महिलाओं के करियर की ग्रोथ धीमी हो जाती है। अच्छा। तो ये जो वेतन का अंतर है वो असल में इन सभी सामाजिक आर्थिक सच्चाइयों का एक मिलाजुला नतीजा है। और इन सभी असमानताओं के खिलाफ जो आंदोलन हुए उन्हें हम नारीवादी आंदोलन कहते हैं। इस पर भी एक बहुत सीधा लेकिन महत्वपूर्ण सवाल बनता है। भारत में नारीवादी आंदोलन की प्रमुख मांग कौन सी रही है? ए, महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा पर प्रतिबंध लगाना, बी, महिलाओं के लिए राजनीतिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित करना, सी, महिलाओं को पुरुषों से अधिक शक्तिशाली बनाना, या डी, केवल घर के अंदर के काम को पहचान देना। 5 सेकंड का ठहराव। यहाँ सही जवाब स्पष्ट है, बी, महिलाओं के लिए राजनीतिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित करना। नारीवाद का जो मूल सिद्धांत है वो बराबरी है, किसी को किसी से ऊपर रखना नहीं। ये जो विकल्प सी है, पुरुषों से अधिक शक्तिशाली बनाना, ये तो एक बहुत आम गलतफहमी है नारीवाद को लेकर। बिल्कुल, फेमिनिज्म का लक्ष्य शक्ति का संतुलन है, शक्ति का प्रभुत्व नहीं। यह पुरुषों के खिलाफ नहीं बल्कि उस पितृसत्तात्मक यानी पेट्रियार्कियल व्यवस्था के खिलाफ है जो पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए भूमिकाएं तय कर देती है। तो हमने देखा कि कैसे लिंग के आधार पर समानता के लिए संघर्ष चल रहा है। अब हम एक और पहचान पर आते हैं जो भारतीय समाज और राजनीति पर शायद सबसे ज्यादा असर डालती है, और वो है जाति। बिल्कुल, और जाति व्यवस्था को समझने के लिए उसकी जड़ यानी अनुष्ठानिक शुद्धता की जो अवधारणा है उसको समझना बहुत जरूरी है। हाँ, और इसी पर एक सवाल है। जाति व्यवस्था में अनुष्ठानिक शुद्धता का सिद्धांत किस पर आधारित था? ए, सरकार में पद, बी, व्यक्ति का धन और संपत्ति, सी, जन्म और व्यवसाय, या डी, व्यक्ति का शैक्षिक स्तर। 5 सेकंड का ठहराव। इस सवाल की जो कुंजी है वो है आधारित था, मतलब इसका ऐतिहासिक आधार क्या था? और सही जवाब है सी, जन्म और व्यवसाय। पारंपरिक जाति व्यवस्था में किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति और उसकी शुद्धता जन्म से ही तय होती थी। कुछ व्यवसायों को शुद्ध माना जाता था जैसे शिक्षण या पूजा पाठ, और कुछ को अशुद्ध जैसे चमड़े का काम या सफाई। और यही विभाजन सामाजिक भेदभाव का सबसे क्रूर आधार बना। इसी शुद्धता की अवधारणा ने समाज में एक ऊंच नीच का ढांचा कैसे बनाया, इस पर एक और सवाल है जो इसे और साफ करता है। इस जाति व्यवस्था में अनुष्ठानिक शुद्धता और अशुद्धता की अवधारणा मुख्य रूप से किसे निर्धारित करती थी? ए, व्यक्ति का राजनीतिक प्रभाव, बी, पदानुक्रम में जाति का स्थान, सी, व्यक्ति की भौगोलिक स्थिति, या डी, व्यक्ति का शैक्षिक स्तर। जैसा कि हमने अभी बात की, इसका सीधा जवाब है बी, पदानुक्रम में जाति का स्थान, हायरार्की। इसे थोड़ा और समझाइए। इसे ऐसे समझिए, जिन व्यवसायों को अशुद्ध माना गया उनसे जुड़े लोगों को सामाजिक सीढ़ी में सबसे नीचे धकेल दिया गया और उनके साथ छुआछूत जैसा अमानवीय व्यवहार किया गया। अच्छा, तो ये शुद्धता अशुद्धता का विचार सिर्फ एक धार्मिक कॉन्सेप्ट नहीं था, ये सामाजिक नियंत्रण और भेदभाव का एक बहुत शक्तिशाली हथियार था। मतलब ये तय करता था कि कौन किसके हाथ का पानी पी सकता है और कौन मंदिर में प्रवेश कर सकता है। बिल्कुल। ये तो हुई ऐतिहासिक बात, लेकिन आज़ादी के बाद संविधान ने तो भेदभाव को खत्म कर दिया। फिर भी जाति आज भी राजनीति में इतनी प्रासंगिक क्यों है?
भारत में जातीय भेदभाव को समाप्त करने के बावजूद किस कारण से जाति एक राजनीतिक शक्ति बनी हुई है? ए, भारत में गरीबी का उन्मूलन न हो पाना। बी, उच्च जातियों का आर्थिक प्रभुत्व समाप्त हो जाना। सी, राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी लाभ के लिए जातियों को गोलबंद करना। या डी, शहरीकरण में कमी। यहाँ पर जो सबसे सटीक विकल्प है वो है सी, राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी लाभ के लिए जातियों को गोलबंद करना। मतलब वोट बैंक की राजनीति। हाँ, एक तरह से लोकतंत्र संख्याओं का खेल है और भारत में राजनीतिक दलों ने ये जल्दी ही समझ लिया कि जाति एक तैयारशुदा समुदाय है जिसे वोट के लिए एकजुट किया जा सकता है। पार्टियां टिकट बांटते समय, मंत्री बनाते समय और चुनावी मुद्दों को तय करते समय जातीय समीकरणों का पूरा ध्यान रखती हैं। लेकिन कई लोग ये भी तर्क देते हैं कि यही वोट बैंक की राजनीति हाशिए पर पड़े समूहों को अपनी आवाज उठाने और राजनीतिक सौदेबाजी करने का एक जरिया भी देती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ये इस मुद्दे का दूसरा पहलू है। जहां एक तरफ ये जातिगत पहचान को और मजबूत करता है, वहीं दूसरी तरफ इसने दलित और पिछड़ी जातियों को एक राजनीतिक आवाज और सत्ता में हिस्सेदारी भी दी है। अच्छा। और इसी गोलबंदी का नतीजा है कि हमें जातीय पहचान पर आधारित कई राजनीतिक दल भी दिखते हैं। बिल्कुल। और हमारा अगला सवाल इसी से जुड़ा है। राजनीति में जातीयता की गोलबंदी से किस तरह के परिणाम सामने आ सकते हैं? ए, गरीबी दर में कमी। बी, सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य शिक्षा। सी, जातीय पहचान के आधार पर नए राजनीतिक दलों का गठन। या डी, अंतरजातीय विवाहों में वृद्धि। 5 सेकंड का ठहराव। इसका सीधा परिणाम है सी, जातीय पहचान के आधार पर नए राजनीतिक दलों का गठन। जब किसी जाति या समुदाय को लगता है कि जो राष्ट्रीय दल हैं वो उनके हितों की अनदेखी कर रहे हैं, तो वे अपनी पार्टी बना लेते हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु जैसे राज्यों में इसके कई उदाहरण हैं। बिल्कुल, जहां क्षेत्रीय दलों ने जातीय अस्मिता को अपनी राजनीति का केंद्र बनाया है। ठीक है। और जाति से जुड़े इस डिस्कशन को खत्म करने से पहले एक बहुत ही सामान्य लेकिन जरूरी सवाल। ओबीसी शब्द का पूर्ण रूप क्या है? ए, ऑल बैकवर्ड कम्युनिटीज। बी, अदर बैकवर्ड क्लासेस। सी, ओवरऑल बैकवर्ड क्लासिफिकेशन। या डी, ओरिजिनल बैकवर्ड क्लासेस। 5 सेकंड का ठहराव। इसका सही जवाब है बी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लासेस। ये एक संवैधानिक श्रेणी है जिसमें वे जातियां शामिल हैं जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी हुई हैं, लेकिन जो एससीज या एसटीज में नहीं आती। सही। और मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद इन्हें केंद्रीय स्तर पर आरक्षण दिया गया। चलिए, तो हमने लिंग और जाति जैसी सामाजिक पहचानों की राजनीति पर बात की। अब हम उस संवैधानिक सिद्धांत पर आते हैं जो इन सभी पहचानों से किसी भी धर्म को राज्य धर्म के रूप में घोषित न करने का भारतीय संविधान का प्रावधान क्या कहलाता है? ए, धर्मनिरपेक्षता। बी, सांप्रदायिकता। सी, समाजवाद। या डी, लोकतंत्र। 5 सेकंड का ठहराव। ये तो परिभाषा का सवाल है। इसका जवाब है ए, धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म। इसका मतलब है कि राज्य यानी सरकार की नज़रों में सभी धर्म बराबर हैं और राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। वो किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा और न ही किसी के साथ भेदभाव करेगा। यहीं पर एक सवाल उठता है। अक्सर भारतीय धर्मनिरपेक्षता की तुलना पश्चिमी मॉडल से की जाती है। इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है? ये एक बेहतरीन सवाल है और परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में राज्य और धर्म के बीच एक दीवार है, एक सख्त अलगाव। राज्य धर्म के मामलों में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करता। अच्छा। लेकिन भारतीय मॉडल में सख्त अलगाव की जगह सैद्धांतिक दूरी यानी प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस का सिद्धांत है। ये सैद्धांतिक दूरी का सिद्धांत क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि सरकार धर्म से दूर रहती है? दूर रहती है, लेकिन एक सिद्धांत के तहत सरकार सभी धर्मों से एक समान दूरी बनाए रखेगी। लेकिन अगर कोई धार्मिक प्रथा संविधान के मूल सिद्धांतों जैसे समानता या मानवीय गरिमा का उल्लंघन करती है, तो राज्य उसमें सकारात्मक हस्तक्षेप कर सकता है। जैसे 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाना या मंदिरों में महिलाओं के प्रवेश के लिए कानून बनाना। बिल्कुल, यही भारतीय धर्मनिरपेक्षता की खासियत और जटिलता दोनों हैं। इसी से जुड़ा एक और सवाल देखते हैं। प्रश्न 17। सांप्रदायिकता का मुकाबला करने के लिए भारत के संविधान में कौन सा प्रावधान शामिल है? ए, केवल एक धर्म को बढ़ावा देना। बी, राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। सी,
धार्मिक गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना, या डी केवल अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार देना। 5 सेकंड का ठहराव। पिछले सवाल की हमारी चर्चा से ये स्पष्ट है कि इसका जवाब बी, राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा। जब राज्य किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेता तो वो सांप्रदायिक राजनीति के आधार को ही कमजोर कर देता है। तो यही धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है, जो सांप्रदायिकता से लड़ने का संवैधानिक हथियार है। एकदम सही। और ये सिद्धांत संविधान में कहां-कहां देखने को मिलता है? प्रश्न 24, भारतीय संविधान के किस भाग में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से सुनिश्चित किया गया है? ए, केवल नीति निर्देशक सिद्धांत, बी, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 और प्रस्तावना, सी, केवल आपातकालीन प्रावधान, या डी, केवल प्रस्तावना। 5 सेकंड का ठहराव। इसका सही जवाब है बी, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 और प्रस्तावना। धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संशोधन के जरिए प्रस्तावना में जोड़ा गया था, लेकिन इसका जो मूल सार है वो पहले से ही अनुच्छेद 25 से 28 में मौजूद था, जो सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार देते हैं। हाँ, तो ये सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि एक कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार है। सांप्रदायिक राजनीति का सबसे आम रूप क्या है जो दैनिक जीवन में भी देखा जाता है? ए, सांप्रदायिक दंगे और नरसंहार, बी, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रणाली की स्थापना, सी, राज्य द्वारा एक धर्म का प्रचार करना, या डी, दैनिक जीवन में धार्मिक पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता। 5 सेकंड का ठहराव। ये एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल है। इसका सही उत्तर है डी, दैनिक जीवन में धार्मिक पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता। प्रेजुडिस एंड स्टीरियोटाइप्स। बिल्कुल। सांप्रदायिक दंगे तो सांप्रदायिकता का सबसे भयावह रूप है, लेकिन इसकी जड़ें हमारे रोजमर्रा के जीवन में होती हैं। जब हम किसी दूसरे धर्म के बारे में सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हैं, उनके खिलाफ एक धारणा बना लेते हैं और अपने धर्म को श्रेष्ठ समझने लगते हैं। और यही पूर्वाग्रह सांप्रदायिक राजनीति के लिए खाद का काम करता है। हाँ, बिल्कुल से जुड़ा है। प्रश्न 29, धर्मनिरपेक्ष शासन में व्यक्तिगत कानून के संबंध में क्या सत्य है? ए, सभी व्यक्तिगत कानूनों को तुरंत समाप्त कर दिया जाना चाहिए। बी, राज्य व्यक्तिगत कानूनों में हस्तक्षेप कर सकता है यदि वे समानता के सिद्धांतों के विरुद्ध हों। सी, व्यक्तिगत कानून केवल उच्च जातियों पर लागू होते हैं, या डी, राज्य धार्मिक व्यक्तिगत कानूनों में कभी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यहाँ पर सैद्धांतिक दूरी वाला हमारा कॉन्सेप्ट फिर काम आएगा। इसका सही जवाब है बी, राज्य व्यक्तिगत कानूनों में हस्तक्षेप कर सकता है यदि वे समानता के सिद्धांतों के विरुद्ध हों। अच्छा। भारत में विभिन्न धर्मों को विवाह, तलाक, विरासत जैसे मामलों में अपने व्यक्तिगत कानूनों का पालन करने की अनुमति है, लेकिन ये अनुमति असीमित नहीं है। मतलब अगर कोई पर्सनल लॉ संविधान के दिए गए समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है या किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो संसद या अदालतें उसमें हस्तक्षेप कर सकती हैं। शराबानों केस से लेके 3 तलाक तक इसके कई उदाहरण हैं। तो आज हमने लिंग, जाति और धर्मनिरपेक्षता पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के जरिए एक गहरी चर्चा की। हमने देखा कि ये मुद्दे सिर्फ सामाजिक नहीं हैं, बल्कि भारतीय राजनीति की रग रग में बसे हुए हैं। बिल्कुल। और इन सवालों से ये भी स्पष्ट होता है कि परीक्षाओं में सफलता के लिए सिर्फ तथ्य जानना काफी नहीं है। आपको संवैधानिक प्रावधानों, राजनीतिक प्रक्रियाओं और जो सामाजिक सच्चाइयां हैं उनके बीच के रिश्ते को समझना होगा। हाँ, ये सब आपस में कैसे जुड़े हैं, यही समझना असली चुनौती है। सही बात है। तो सार यही है कि संविधान हमें समानता और न्याय का एक आदर्श ढांचा देता है, लेकिन जमीनी राजनीति अक्सर इन्हीं सामाजिक पहचानों का इस्तेमाल चुनावी लाभ के लिए करती है, जिससे एक निरंतर तनाव बना रहता है। बिल्कुल। और आज की चर्चा को खत्म करते हुए हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। जरूर। हमने देखा कि राजनीतिक दल चुनावी लाभ के जाति को कैसे गोलबंद करते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए सोचिएगा, एक जाति विहीन समाज बनाने के हमारे संवैधानिक लक्ष्य पर इस राजनीतिक प्रक्रिया का दीर्घकालिक प्रभाव क्या है? क्या ये राजनीतिक गोलबंदी केवल जातिगत पहचान को और गहरा और मजबूत करती है, या फिर ये हाशिए पर पड़े समूहों को सामाजिक पदानुक्रम को चुनौती देने के लिए सशक्त भी करती है? क्या ये सशक्तिकरण का एक जरूरी चरण है या फिर मंजिल से भटकाने वाला रास्ता? इस पर सोचिएगा।